बिलियनियर देव माथुर नेशनल सिंगर नेहा से शादी कर लेता है, क्योंकि जब वह 18 साल की थी तब से देव ने उससे वादा किया था कि 7 साल बाद उससे शादी करेगा। पर इस दौरान नेहा उसे भूल चुकी थी। कहानी नेहा की जुबानी। दुनिया मुझसे नफरत करने लगी थी जब कई सारे एक्टर के साथ मेरा नाम जोड़ा जाने लगा था। एक साल में 4 मर्द, जबकि मेरी गलती भी नहीं थी। मेरे खिलाफ हवा ऐसी चली कि हवा का रुख बदलने के लिए मजबूरन मुझे बिलियनियर देव माथुर से शादी करनी पड़ी। उसने कहा था वह मुझसे शादी इसलिए करना चाहता है ताकि अपनी एंगेजमेंट टाल सके। वह उस लड़की से शादी नहीं करना चाहता था जिसे उसके मम्मी पापा ने उसके लिए चुना था। शादी के बाद मैं और देव करीब आने लगे थे। हालांकि मैं उसके लिए जो कुछ भी महसूस करती हूँ, मैं उसे अपना दिल देने को तैयार नहीं, क्योंकि कई बार मेरे अपनों ने मेरा दिल तोड़ा है। देव के घर आकर उसके भाई का लड़का आदित्य, जो कि अनाथ था, न जाने क्यों उससे मेरा दिल जुड़ने लगा था। मैं नन्हे आदित्य के साथ खाली वक्त में लुका छुपी खेल रही थी कि अचानक वह स्विमिंग पूल में गिर गया। जब उसे बचाने के लिए मैं दौड़ी और पूल में कूदी, मेरे पैर में क्रैम्प आ गया। मेरे मुंह से निकला उसे बचा लो, पर मैं खुद डूबने लगी थी। मेरे चारों ओर अंधेरा फैलने लगा था जब देव मुझे बचाने के लिए मेरे करीब आने लगा। प्लीज उसे बचा लो। मैं कुछ महसूस नहीं कर पा रही थी, बल्कि अपने शरीर में दर्द महसूस कर रही थी, और इतना ही दर्द मेरे दिल में हो रहा था। मैं हिल भी नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था मेरे शरीर में जान निकली जा रही थी। नहीं कहकर मैं नींद से जागी। मेरे सीने में दर्द हो रहा था। नेहा, देव की आवाज मेरे कानों में आई, जिसकी आवाज में चिंता थी। मैं हांफने लगी थी और हकीकत को समझने की कोशिश कर रही थी। मैं अपने बेड पर बैठ गई और पसीने से लथपथ थी। यह क्या था? कोई बुरा सपना था? पर इतना असली क्यों लग रहा था? मैंने देव को देखा जो मेरे सामने बैठा हुआ था, मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। चिंता के साथ पूछा, तुम कैसी हो? मैं समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या हुआ। मैं अब गीली नहीं थी, मेरा पैजामा सूखा था। घड़ी देखा तो शाम हो गई थी। आदित्य, मेरी आंखों में आंसू बनने लगे थे। मैं देव की तरह डर से देखने लगी। क्या वह ठीक है? वह ठीक है, देव ने कहा। अपने कमरे में है, डॉक्टर ने चेकअप किया है। वह तुमसे पहले जाग गया था, अब आराम कर रहा है। उसे इसका ट्रॉमा नहीं हुआ जैसा कि मैं डर रहा था। लेकिन नेहा तुम, मैं बीच में उसे काटते हुए कहा, मैं उससे अभी मिलना चाहती हूँ। देव ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। कहा, ठीक है, हम अभी मिलने जाएंगे, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में चिंतित हूँ नेहा। तुम्हारी हालत उससे भी खराब है। जब मैं तुम्हें पूल से निकाला था, तुम्हारी हालत बेहद खराब हो गई थी। मुझे पता है मेरा कितना बुरा हाल था। ऐसा लगा था दिमाग में किसी ने हथौड़ा मारा हो। क्या मेरा ब्रेन के सेल खराब हो गए हैं? डॉक्टर ने कहा है तुम्हें आराम चाहिए, देव ने जारी रखा। लेकिन जब तुम सो रही थी तो काफी अस्थिर थी, कुछ बड़बड़ा रही थी। ऐसा लग रहा था कि तुम्हें बुरा सपना आया हो। देव को देखकर लग रहा था कि मुझे अपने बाहों में भरना चाहता है, पर जो कुछ भी हमारे बीच में हुआ था, मैंने उसे पीछे धकेल दिया था। इस वजह से वह खुद पर बहुत मुश्किल से काबू कर रहा था। आदित्य के कमरे में देव मुझे लेकर जा रहा था, मेरे कंधे को पकड़ रखा था। मैं अब भी कांप रही थी, शायद बुरे सपनों से। जब मैं आदित्य के कमरे में आई, देखा सुनीता उसके सामने बैठी हुई थी। बच्चा सो रहा था। हमें देखते ही उठ खड़ी हुई। मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। जैसे ही दौड़ती हुई कमरे के अंदर आई, आदित्य का सीना नींद में आराम से ऊपर नीचे हो रहा था, जैसे कि आराम कर रहा हो। तभी मैं रोने लगी। अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। फिलहाल मैं उसके साथ रहना चाहती थी। मैं उसी के साथ बेड पर लेट गई। तुम दोनों को फिर मैं यहाँ छोड़ती हूँ, कहकर सुनीता कमरे से बाहर चली गई। देव ने कहा, नेहा, लेकिन आगे कुछ नहीं कह पाया। मैं कुछ देर यही रुकना चाहती हूँ, मैंने देव से कहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा, इससे उसको ट्रॉमा हो गया तो? अगर वह पानी से इसके बाद डरे तो क्या होगा? देव ने कहा, नेहा, मैं इसका ध्यान रखूंगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आदित्य काफी मजबूत लड़का है, तुम्हें भी आराम करना चाहिए। नेहा, उसने मुझे याद दिलाया, तुम दोनों सो जाओ, मैं ध्यान रखूंगा। मेरी आंखें भारी होने लगी, सर चकरा रहा था। आदित्य को देखकर अब मुझे बेहतर महसूस हो रहा था और जल्दी ही मैं नींद के आगोश में चली गई। जब मेरी सुबह आंख खुली, मुझे बुरे सपने नहीं आए थे।
आदित्य भी पहले ही उठ गया था। मैं चकित रह गई जब देखा मैंने अपने हाथ उसके पेट में रखा हुआ था। बिस्तर की दूसरी साइड में देव सो रहा था। उसका चेहरा आदित्य की ओर था और उसने मेरे कमर पर हाथ रखा हुआ था। हम दोनों बीच में आदित्य को फंसा कर रखा था। आदित्य छत की ओर देख रहा था और मेरी चिंताएं बढ़ गई। लेकिन तभी एक छोटी सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। क्या मैं सपना देख रही हूँ? आदित्य छत को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकल रहे थे। मैं सोचने लगी ऐसा कैसे हो सकता है जबकि इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था। आदित्य, मैं फुसफुसाई, प्यार से उसके बालों को सहलाने लगी। क्या तुम ठीक हो? कैसा महसूस कर रहे हो? वह ठीक है, यह सुनने के लिए मेरी जान निकली जा रही थी। एक मतलबी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। आदित्य ने कहा, इतना अच्छा पहले कभी महसूस नहीं किया। रविवार का दिन हम तीनों ने साथ में बिताए थे। मेरे सिर पर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। यह मर रही है, एम्बुलेंस बुलाओ। मैंने सुना लोग पागलों की तरह चिल्ला रहे थे। मैं अपनी उंगलियों को हिलाने की कोशिश कर रही थी पर एक उंगली भी हिला नहीं पा रही थी। चारों तरफ शोरगुल था। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगा कि मैं मरने वाली हूँ। उसके बारे में क्या? अगर वह भी बच नहीं पाया तो प्लीज उसे बचाओ। नहीं। तुरंत मैं अपने बेड पर उठकर बैठ गई, हाँफने लगी। घड़ी देखी तो आधी रात बीत चुके थे। मुझे याद है आदित्य के कमरे से मैं अपने कमरे में आ गई थी जब मेरे सिर में दर्द हो रहा था। नेहा, मैंने देखा देव मेरे सामने बैठा हुआ था। काफी घबराने लगा था। क्या हुआ तुम्हें? क्या बुरा सपना फिर से आया? मेरे होंठ कांपने लगे। मैंने कहा हाँ। देव जल्दी से उठकर बैठ गया और मुझे अपनी बाहों में ले लिया, जिससे मैं जम गई। मुझे नहीं लगता कि अब वह खुद को रोक पाएगा जब मुझे इस हद तक ट्रॉमा में देखा। इसलिए मैंने उसे खुद को हक करने से नहीं रोका, जो कि मैंने सोचा था मैं रुकूंगी। फिक्र मत करो, देव ने कहा, यह सच नहीं है। तुम मेरे साथ सुरक्षित हो नेहा। उसके बातें सुनकर मुझे रोने का मन कर रहा था क्योंकि फिलहाल मैं यही सुनना चाहती थी। जब हम अलग हुए मैंने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें आदित्य के पास होना चाहिए था ना। आदित्य के साथ सुनीता है। मैं तुम्हारे बारे में फिक्र कर रहा हूँ, देव ने कहा। तुम वहाँ बड़ा अजीब बर्ताव कर रही थी। तुम कांप रही हो। रुको, तुम्हें पानी देता हूँ, देव ने कहा। नाइट स्टैंड में जो जग रखी हुई थी वो बिल्कुल खाली था। प्यास से मेरा गला सूख रहा था। मुझे तुम्हारे लिए थोड़ा पानी लाने दो। देव खड़ा हो गया पर मैंने उसका हाथ पकड़ के अपने करीब खींच लिया। रुको, मैं नहीं चाहती थी कि एक सेकंड के लिए भी वह मुझे छोड़ कर जाए। मुझे ऐसा बुरा सपना आ रहा है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं अकेले हूँ और मरने वाली हूँ। देव की आंखें नरम हो गई। कहा ठीक है और आकर बैठ गया। मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यही हूँ, उसने नरम आवाज में कहा। उसने अपने हाथ मेरे गालों में हल्का सा रगड़ा। तुम अभी आराम करो। पहले मुझे लग रहा था बुरा सपना आएगा पर नहीं आया। मैं 3 बजे के आसपास उठी। अभी भोर नहीं हुई थी। जब मैं मुड़कर देखी तो देव सो रहा था। वह बेड के नीचे बैठा हुआ था। उसका सर मैट्रेस के ऊपर था और मेरा हाथ अभी पकड़ रखा था। मेरा दिल डूबने लगा जब उसे इस हाल में देखा। वह जरूर थका हुआ होगा पर हिम्मत नहीं की कि मेरे साथ बेड में सोए। इससे पहले कि मुझे पता चलता मेरे आंखों में आंसू बढ़ने लगे। मेरे गले में दर्द होने लगा। मेरा सीना टाइट हो गया। उसे इस तरह से मेरे साइड में सोता हुआ पाकर मेरे अंदर कुछ कुछ होने लगा था। ऐसा लग रहा था जाना पहचाना हो। पहले भी ऐसा कुछ हो चुका था। एक एक करके आंसू की बूंदें मेरे गालों से टपकने लगे थे। ऐसा कुछ महसूस कर रही हूँ। यह मेरा नकली पति नहीं लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। मुझे ऐसे क्यों लग रहा था? मैं उसे और अच्छे से जानती हूँ और वह मेरा असली पति है, जैसे कि उसने कहा था। मेरा दिल क्यों कह रहा है मैं उसे मिस कर रही हूँ। एक नंबर का खड़ूस और अहंकारी इंसान है जिसने मेरी जिंदगी खराब कर दी। मैंने अपने दिल की गहराई में ऐसी चाहत कभी महसूस नहीं की। क्या बकवास है यह जज्बात इतनी मजबूत क्यों हैं कि मेरा दिल दुख रहा है। इससे पहले कि मुझे पता चले मैं जोर जोर से रोने लगी, जिससे देव की नींद खुल गई। मेरी आंखों में आंसू देखकर वह बिदक कर उठ बैठा। कहा, नेहा, चिंता से मेरे दर्द को महसूस कर रहा था। मैं सिर हिलाकर उसे बताने की कोशिश की कि किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे अब एक ही चीज़ चाहिए थी, मुझे चूमो। मैं उसे ऐसे देख रही थी जैसे कि मेरी ज़िंदगी उस पर ही निर्भर करती है। देव जम गया, जैसे कि उसे विश्वास ना हुआ हो कि मैंने क्या कहा। उसकी आंखों में कई सारी भावनाएं एक साथ चमकने लगी कि वह जो अब तक खुद को रोक रखा था पर अब फटने को था, क्योंकि मैं उसकी आंखों में आंसुओं को देखा। आखिरकार देव मेरे ऊपर आ गया।
मेरी आंखों में आंसुओं को पोंछ कर हटा दिया, मेरे गालों को प्यार से पकड़ा और कुछ देर ऐसे ही मेरी आंखों में देखता रहा। आखिरकार जब मैं आंखें बंद की तो उसके होंठ मेरे होंठों पर थे, एकदम नर्म और मुलायम। ऐसा लगा मेरी जिंदगी वापस मिल गई है, जैसे लंबे समय तक मेरी सांस मुझसे किसी ने छीन ली थी, जो मुझे अब वापस मिली है। काफ़ी धीरे से मुझे चूमा, मैं उसे वापस चूमा। मुझे पता है इससे पहले कि 1-2 बार मैंने उसे किस किया था, पर इस बार घर जैसा महसूस हो रहा था। उसके किस ने मेरे सारे दर्द को धो दिए थे। मैंने अपने हाथों को मोड़कर उसके गर्दन पर रखा और वह मेरे ऊपर था। मुझे उन सवालों की परवाह नहीं जो मेरे दिमाग में थी। मुझे परवाह नहीं मैं सही कर रही हूँ या नहीं। एक बात मैं निश्चित तौर पर कह सकती हूँ कि मेरा दिल यही चाहता है। मैं सुबह उठी तो मैं देव की बाहों में थी, वह सो रहा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने उससे सुलह कर ली। मैं खुद पर और अत्याचार नहीं कर सकती। मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ कि मुझे उसकी ज़रूरत है, कि मैं उसे पर विश्वास कर सकती हूँ। जब मैं उसके खूबसूरत चेहरे को गौर से देख रही थी, आवाज़ आई, मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारी नई हॉबी है मेरे चेहरे को यूँ देखना। देव नखरे की मुस्कान दी। मैंने कहा, तुम जाग गए? मैं शर्मिंदा थी, मेरे गाल बिल्कुल टमाटर जैसे लाल हो गए। तुम्हें पता है, तुम जितनी देर चाहे मेरे चेहरे को देख सकती हो, मैं तुम्हें करने दूंगा, लेकिन मैं किसी चीज़ में हार जाऊंगा, उसने कहा। मैं उत्सुकता से उससे पूछी, किस चीज़ में हार जाओगे? तुम्हें किस न करने से खुद को रोकने में। वह मुंह दबाकर हंसा और यह खिलाड़ी देव माथुर फिर से वापस आ गया था। वह मुझे अपने करीब खींचकर मेरे माथे को चूमा, जिससे मेरे पेट में तितलियां नाचने लगी। देव गरजने लगा, मुझे काम पर जाने का मन नहीं कर रहा, तुम्हारे साथ यहीं बेड पर रहने का मन कर रहा है। मैंने कहा, मिस्टर सीईओ, फिर भी तुम्हें काम करने के लिए जाना होगा, उसने बड़बड़ाया। मैं कभी बिजनेस के दिन ऐसे छुट्टी नहीं मारता। देखो तुमने मेरे साथ क्या किया नेहा, जिससे मैं हंसने लगी। ब्रेकफास्ट पर आदित्य काफ़ी उत्साहित था। उसके स्कूल में आज पेंट करवाने वाले थे। मैंने देखा देव का टाई थोड़ी टेढ़ी है। मैं उसके करीब आकर उसकी टाई ठीक करने लगी। देव की आंखों में मुझे खुद के लिए चाहत नजर आई थी। उसने मुझे कस कर खींचा ताकि मेरे होंठों को चूम सके। मैंने कहा, आदित्य देख रहा है और अभी वह नाबालिग है। वह देख नहीं रहा, देव ने कहा। मुड़कर देखी तो वह सुनीता से बातें कर रहा था। इस मौके का फायदा उठाकर मुझे अपने करीब खींचकर देव ने मेरे होंठों को चूमा। मैं अविश्वास के साथ उसे देखने लगी। उसके चेहरे पर मनोरंजन था। जब आदित्य और देव जाने लगे थे, देव ने कहा, मैं अपना फ़ोन भूल गया। फ़ोन लेने के बाद वह मेरे पास आ गया, कहा, मुझे दोबारा से चूमो। मैं उसकी आंखों में घूरने लगी, अपनी हंसी दबाने लगी और उसके होठों पर हल्का सा चूमा। बाहर से आदित्य की आवाज़ सुनकर बिदक उठी, जल्दी करो देव, उसकी चित्कार हवा में गूंजी। मुझे पता है तुम उसे किस करना चाहते हो। सुनकर मैं और देव दोनों हंसने लगे। मैं अपना सिर हिलाने लगी और देव जल्दी जल्दी उसके पीछे गया। मैं पीछे मुड़कर देखी, सुनीता एक बहुत बड़ी मुस्कान दी और उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे, और यह देखकर मेरा दिल गदगद हो गया। मैं अपना शरीर हिला भी नहीं पा रही थी, नीचे सख्त कंक्रीट में पड़ी हुई थी और मेरे आसपास की चित्कार हवा में मिलने लगी थी। अपना होश खोने लगी थी और कुछ नहीं, बस दर्द महसूस कर रही थी। दर्द मेरे शरीर में और दिल में। किसी ने पागलों की तरह चिल्लाया, जल्दी करो, क्या मैं जिंदा रह पाऊंगी? क्या वह जिंदा रह पाएगा? मैं मरने को तैयार हूँ, लेकिन उसे बचा लो, रुको। कहते हुए मैं अचानक से उठी और हाँफने लगी थी। पूरा बदन पसीने से भरा हुआ था। घड़ी में रात के 2 बज रहे थे। पानी पीने के बाद सोचने लगी, मुझे ऐसे सपने क्यों आते हैं? कल तो सब ठीक था। मैं आदित्य के साथ पेंट रूम में और म्यूजिक रूम में दिन बिताया था। फिर हम दोनों ने डिनर किया था और मैं उसे सुलाने ले गई थी। देव के ऑफिस से आने का इंतजार कर रही थी, पर उसने कहा था कुछ अर्जेंट इशू आ गया है, उसे देर होगी। पर देव नहीं आया और मैं सो गई। अब तो आधी रात से ज़्यादा हो चुकी है, क्या देव नहीं आया? यही सोचने लगी। अभी भी डरावने सपने के बारे में सोच सोच कर कांपते हुए किसी तरीके से मैं देव के कमरे में पहुंची। देखा तो दरवाजा खुला हुआ था। देव कमरे में था, वह सो रहा था। मैं धीरे से आकर उसके बेड पर बैठ गई। इस हलचल से देव की नींद खुल गई। नेहा, मुझे माफ़ करना, मैं फुसफुसाई। मैं तुम्हें उठाना नहीं चाहती थी, पर मैं आज रात अकेली नहीं सोना चाहती। वह मुझे पढ़ने लगा था और मेरे डर को भांप लिया। क्या तुम्हें फिर से बुरा सपना आया? मैंने सर हिलाया तो उसने कहा, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें अकेले नहीं सोने दूंगा। देव ने मेरे बालों को चूमा।
मैं सोचने लगी, पूल के उस हादसे के बाद यह सपना मुझे क्यों आ रहा है। हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे, हमारे माथे एक दूसरे को छू रहे थे और हमारे होंठ भी। हम दोनों थोड़ी देर ऐसे रहे, फिर वह मुझे चूमने लगा, मैं भी उसे चूमने लगी। धीरे धीरे वह किस जनूनी होता चला गया। उसने मेरे सर को और करीब खींच लिया और मैं सिसकी लेने लगी। देव ने मुझे चेतावनी दी, नेहा, जैसे कि बता रहा हो हम ऐसा ही करते रहे तो इससे कहीं ज़्यादा हो जाएगा। पर मैं रुकना नहीं चाहती थी, मैं उसे बुरी तरीके से चाहती थी। यह बड़ी ही अजीब बात थी। जब भी मुझे बुरे सपने आते थे, बस वही मेरे दिल को आराम पहुंचा पाता था, वही था जो मेरे बुरे सपनों को रोक पाता था। उसने शायद सोचा था हम एक दूसरे को पकड़ कर सोएंगे, शायद मैं भी ऐसी ही उम्मीद की थी। पर अब मुझे नहीं मालूम, मेरे दिमाग में खिचड़ी पक रही थी। मैं उसके ऊपर चढ़ गई, उसके गालों को पकड़कर अपने जीभ उसके मुंह के अंदर डाल दिया। नेहा, उसने कहा, अगर हम ऐसा ही करते रहे तो मैं रुक नहीं पाऊंगा। तो मत रुको, मैं फुसफुसाई। मेरी आवाज ऐसी लगी जैसे उससे भीख मांग रही हूँ। मेरी आंखों में आंसू बनने लगे, जिससे वह अवाक रह गया। मैं भी चकित रह गई कि मैं कभी उसे इतनी बुरी तरीके से चाहूंगी। मुझे पकड़ो देव, मैं उसके गालों में हाथ रखकर आंखों में देखते हुए कहा, अब से हम एक दूसरे पर विश्वास करेंगे। एक छोटी सी मुस्कान मेरे होठों में आ गई। देव मुझे चूमने लगा। उसके बाद देव रेंगता हुआ मेरे पेट पर आ गया। अब मेरे शर्ट थोड़ा ऊपर किया। उसने मेरी पैंटी नीचे उतार दी और मेरे रीढ़ में सिहरन सी दौड़ गई। जब मेरे मूल तक आया, मेरे दिल मेरे सीने में ड्रम की तरह बज रहा था। उसकी सांसें मेरी अंदरूनी थाई में गुदगुदी मचा रही थी और जब उसने ये सबसे संवेदनशील हिस्से में अपना मुंह रखा, मेरे मुंह से हल्की सी एक सिसकी निकली। वह अपने मुंह से मुझे सुख दे रहा था और ऐसे कर रहा था जैसे कि उसे दुनिया की सबसे कीमती चीज मिल गई हो। कभी जीभ, कभी मुंह, कभी हाथ, कभी चाट रहा था तो कभी चूम रहा था और अभी मैं बेकाबू होकर कांपने लगी। ऐसा लगा मेरा पेट टाइट हो गया हो। शायद इस तरह से अपने चरम पर पहली बार पहुंची थी। मैंने उसका नाम पुकारा। वह रुक गया। पूछा, क्या अभी तुम गोली खाती हो? मैं कुछ बोल नहीं पाई, अपना सिर हिलाया। उसने मेरी शर्ट उतार दी। अब मैं उसके सामने नग्न थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा जब वह मेरे अंदर प्रवेश किया, मेरे उभार को दबाया और उसके नाक मेरे नाक को छुआ। धीरे धीरे पूरी तरीके से मेरे अंदर समाया। मैं खुद को एकदम पूर्ण महसूस की। उसके साथ मेरे होंठ फिर से कांपने लगे। जाने कब तक मैं टिक पाऊंगी। हिलते हुए वो मुझे चूम रहा था। मैंने ऐसा सुख अपने जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया था। हम दोनों आखिरकार एक हो गए। वह सिर्फ एक जिस्मानी रिश्ता नहीं था, क्योंकि मैं उसके जज्बातों को महसूस कर पा रही थी। ऐसा लग रहा था उसके जुनून के साथ मेरा दिल फटने को है और मैं धीरे धीरे फिर से विस्फोट के करीब पहुंचने लगी। देव, मैं आह भरी। तापमान बढ़ता जा रहा था। हमारे पसीने हमारे शरीर में मिश्रित हो रहे थे। मैं रोक नहीं सकती। मैं बहुत करीब हूँ, मेरे मुंह से निकला, पर वह नहीं रुका और तेजी बढ़ा दी। मेरे दीवार काफ़ी मजबूत हो गए और मैं फिर से वह महसूस करने लगी। इतने चरम पर पहुंच गई कि मेरा पूरा शरीर सुख से कांप रहा था। वह थोड़ा धीरे हुआ और मुझे किस करने लगा। मैं वापस से किस नहीं कर पाई, क्योंकि ऊपर पहुंचने के बाद मैं खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। वह पीछे हटा और मेरा चेहरा देखने लगा। जब वह थोड़ा धीरे था, मैं अवाक रह गई। अब वह मुझसे बाहर न निकलकर मेरे पैर को ऊपर उठाकर अपने कंधे के ऊपर रखा और फिर से अपनी गति पकड़ ली। मेरे मुंह से एक आह निकली जब मुझे एहसास हुआ उसने एक अंगूठा भी लगा रखा था। देव, मैं अभी अपने चरम पर पहुंची थी और लग रहा था मैं अभी फटने वाली हूँ। यह बहुत ज्यादा है, मुझसे नहीं होगा, फिर से करो, उसने कहा और उसने अपना काम जारी रखा। मेरे मुंह से उसका नाम निकला, देव। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर ऊंचाइयों पर तैरने लगी। उसने अपनी इच्छाओं से मुझे भर दिया। हम दोनों हाँफ रहे थे। दोनों अपनी सांसों को शांत करने के लिए मुंह दबाकर हंसने लगे। मैंने अपने हाथों से उसके पीठ को पकड़ लिया और अपने आप को संतुष्ट महसूस करने लगी। मेरे चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई जब नौकरानी मेरा सामान देव के कमरे में शिफ्ट करने लगी। मैंने और देव ने बात की थी और अब एक दूसरे से दूर रहना वास्तविक रूप से नामुमकिन है। मैं अपना सर अविश्वास से हिलाने लगी। जब पहली बार उससे मिली थी, कभी नहीं सोचा था कि हमारे बीच में यह सब कुछ हो जाएगा। मेरी भावनाएं उसके प्रति बदल जाएगी।
उसके बेडरूम के खिड़की से बाहर देखने लगी। मुझे डेजी के फूल नजर आने लगे। बड़ी विचित्र बात है कि मुझे अपने म्यूजिक रूम से और इसके बेडरूम से डेजी दिखता है, जैसे कि देव को पहले से ही पता था कि मुझे कैसे खुश करना है। बाद में ऑस्कार ने फ़ोन किया था, कहा मुझे एक गाना 2-3 महीने पहले ईमेल किया था और उसे उसका लिरिक्स वापस भेजो, उसे नहीं मिल रहा। मैंने कहा ठीक है, मैं चेक करती हूँ। जब मैंने अपना ईमेल खोला सोचा सर्च कर लूँ, क्योंकि उसने 3-4 महीने पहले भेजा था, उसे ढूंढने में आसानी होगी। मैंने लिरिक्स टाइप करके जब ढूंढना चालू किया, एक अजीब सा ईमेल पर मेरी नजर पड़ी। ठंड से मुक्ति की आकांक्षा। मैं एक पागल ठंड की भालू और वह ऐसे भी लुनैटिक है। ऑस्कार को जो चाहिए था मैंने उसे वापस से ईमेल कर दिया, लेकिन यह अजीब से ईमेल पर मैंने अब क्लिक किया। मैं वह लिरिक्स पढ़ने लगी। जब मैं नीले आसमान को देखती हूँ ऐसा लगता है तुम भी उसी आसमान के नीचे हो, पर कहाँ हो जाने जाना। जब अपने सामान को देखती हूँ तुम्हारा कुछ नहीं बचा। सनम का वह आखिरी चुंबन, उसका स्वाद मेरे होठों पर अब भी है। तुम तो चले गए, बिना तेरे यह ठंड कैसे बीते। वह बर्फ की बादियां, वह आग की लपटें, तड़पती हूँ तेरे बिना। याद तू आता है, हमारा सुरक्षित जगह, वह हमारा स्वर्ग, वह एक अंगूठी जो तूने दी है, वह मुझे देख रहा है, मुझे तुम्हारी याद दिला रहा है, तुम्हारी वो मीठी यादें। अजीब बात है कि लिरिक्स में कागज में न लिखकर खुद को ईमेल किया था और अब साल देखा तो 7 साल पहले की बात थी। बाद में आदित्य जब स्कूल से आया उसे लेकर म्यूजिक रूम में उसके असाइनमेंट करने में मदद करने लगी। वह काफ़ी खुश था। पिछले 2 घंटे में मैं उसे लिरिक्स पर काम कर रही थी जो मुझे ईमेल में मिला। लिरिक्स को मैं दिमाग से बाहर नहीं निकाल पा रही थी और अपने आप ही सुर मेरे दिमाग में आ गया। मेरा दिल उत्साह से धड़क रहा था। मेरे अंदर इतनी खुशी महसूस हो रही थी कि 2 घंटे के अंदर ही मैंने एक नया गाना बना लिया जो मेरे अभी के गाने से काफ़ी ज़्यादा बेहतर थे। यह तो कोई चमत्कार है। जब ऑस्कर ने बाद में कॉल किया तो मैंने उसे बताया कि मैंने एक नया गाना बनाया है। वह भी बहुत एक्साइटेड था। मुझे जल्दी से रिकॉर्ड करके भेजो। मैंने कहा ठीक है, मुझे थोड़ा टाइम दो। तब तक देव भी आ गया था। म्यूजिक रूम में मुझे देख रहा था। तुम्हें यहाँ देखकर ऐसे अच्छा लगा। तुम्हारा दिन कैसे बीता? देव ने पूछा। हाँ, कुछ बहुत अच्छा। मैंने कहा मैंने एक नया गाना कंपोज किया। मैं इतनी ज़्यादा खुश कभी नहीं हुई। क्या तुम सुनना चाहोगे? उसने पूछा। क्या मैं पहला आदमी हूँ जो सुनने वाला हूँ? मैंने कहा हाँ तुम हो। मैं गदगद हो गया। उसने कहा मुझे यह गाना रिकॉर्ड भी करना है। मैंने कहा। उसने कहा वो मैं तुम्हारे लिए कर देता हूँ। अब मैं वापस से अपना ध्यान पियानो में लगाया। जब मैं गाने लगी समझ नहीं आ रहा था यह गाना मेरे दिल के इतने करीब क्यों है। मुझे ठंड की खुशी हो रही थी पर उसे छोड़ने का गम भी। देव की आंखें अविश्वास से बड़ी बड़ी हो गई। उसने रिकॉर्डर अपने हाथ से गिरा दिया। ऐसा लग रहा था उसके शब्द खो गए हैं। उसे क्या हो गया? कैसे? उसकी आवाज कांप रही थी। तुम्हें यह गाना कैसे मिला? वो मेरे करीब आ गया। मैंने कहा यह अप्रत्याशित तौर पर मुझे मिला। मैं कुछ ईमेल देख रही थी और मुझे यह गाना मिला जो सालों पहले लिखा था। शायद मैं लिखकर भूल गई थी। तीव्र दृष्टि से मुझे देख रहा था। फिर उसके चेहरे पर एक निराशा आ गई। क्या इस गाने के साथ कुछ गलत है? मैंने पूछा। एक डर सा समाने लगा था। क्या यह बहुत बुरा है? नहीं, वो मेरे लटों को कान के पीछे करता हुआ कहा। यह अब तक का सबसे खूबसूरत गाना है जो मैंने सुना है। बाद में मैंने यह गाना रिकॉर्ड करके ऑस्कार को भेज दिया था। इस गाने को लेकर काफ़ी एक्साइटेड था। कहा मैं सुनूंगा, तुम्हें बताता हूँ। तभी देव का मैसेज आया। वह मुझे मिस कर रहा था। मैंने सोचा कि इसे सरप्राइज देती हूँ। उसके ऑफिस में लंच टाइम में पहुँच गई। इससे पहले मैं LA के ब्रांच ऑफिस में गई थी, पर पहली बार न्यूयॉर्क के हेड ऑफिस में कदम रखा था जो कि बहुत बड़ा था, माथुर एंटरप्राइजेस। जब मैंने लॉबी में कदम रखा सबकी आंखें मुझ पर थी। सुपरस्टार होने के नाते मुझे इसकी आदत है, पर मैं सोच में पड़ गई। मैंने सही से कपड़ा तो पहना है ना? मुझे लगता है मैंने पहना है, क्योंकि मैंने फॉर्मल घुटनों तक काले रंग की ड्रेस पहनी थी, हिल्स और लाल लिपस्टिक। पर फिर भी मैं जहाँ से गुजर रही थी लोग खड़े होकर मुझे ही देख रहे थे। एक आदमी रिसेप्शन के पीछे बैठा हुआ था। मुझे देखते ही बिदक कर उठ खड़ा हुआ। जल्दी से कहा मिसेस माथुर, आप अपने पति से मिलने आई हैं? मैं लेकर चलता हूँ। मैं उसे लंच में सरप्राइज देना चाहती हूँ। मैंने कहा। जैसे ही देव के बॉडीगार्ड ने मुझे देखा तुरंत दरवाजा खोल दिया। वह अंदर है, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, उस रिसेप्शनिस्ट ने कहा। पर जब मैं उसकी सेक्रेटरी को देखा मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। 23-24 साल की एक लड़की थी।
उसने मुझे नहीं देखा था। वह बहुत व्यस्त थी अपने होठों में लाल लिपस्टिक लगाने में। अब मैंने देखा भी गले की ड्रेस पहनी थी जिससे उसके कॉलर बोन दिख रहे थे। अशोक कहाँ है और यह लाल लिपस्टिक लगाकर इतनी खुश क्यों हो रही है? देव को दिखाने के लिए मेरे अंदर अस्थिरता बढ़ने लगी। जैसे मुझे देखी मेरे पास उठकर आने लगी और मेरा खून जलने लगा जब मैंने देखा उसने एक शॉर्ट स्कर्ट पहनी थी। मिसेस माथुर, उसने अचानक से बोला, वह अभी व्यस्त है। क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है? क्या कह रही है? मुझे अपने पति से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए। मुझे नहीं लगता कि मुझे उनसे मिलने के लिए उसका टाइम बुक करना पड़ेगा। मैंने कहा, मुझे लगता है वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। इसकी शिकायत को अनदेखा करते हुए मैंने कमरे का दरवाजा खोल दिया। देव खड़ा हो गया। जैसे ही उसने मुझे देखा उसकी फीमेल सेक्रेटरी अंदर आकर कहने लगी, मुझे माफ कीजिएगा सर, मैंने चेतावनी दी थी। कोई बात नहीं सिम्मी, वह जब चाहे मुझसे मिल सकती है। मुझे देख रहा था, अपने चेहरे के मनोरंजन को नहीं छुपा पाया। उसने बाकी आदमियों को समझाकर बाहर भेज दिया। क्या सरप्राइज है? उसने कहा। यह लड़की कौन है? मैंने कहा। वह काम चलाऊ सेक्रेटरी है। वह मुझे जांचने लगा। मनोरंजन के साथ कहा, अशोक का बेटा बीमार है इसलिए उसने छुट्टी ले रखी है। तुमने क्या देखकर उसे काम पर रखा है? मैंने पूछा। मैं अपने डर को छुपा नहीं पाई कि देव ने उसे हायर किया क्योंकि वह हॉट है। देव ने फुसफुसाया, क्या तुम्हें जलन हो रही है? मेरे गाल लाल हो गए। सच में हो रही थी। जब उसने ऐसा पटाखा सेक्रेटरी है कहा, तुम चाहो तो मैं उसे हटाकर किसी और को रख लूंगा। मैंने कहा, हाँ वही अच्छा रहेगा। यहाँ क्यों आई हो? मेरी फीमेल सेक्रेटरी को देखने? उसने पूछा। मैंने कहा, नहीं, तुमने कहा था मुझे मिस कर रहे हो। अच्छा लगता है जब तुम पॉजिटिव होती हो, वो बोला। मैंने कहा, मैं नहीं हो रही, मैं तो बस लंच करने आई थी। क्या तुम्हें भूख नहीं लग रही? उसने कहा, भूख तो लग रही है पर किसी और चीज की। मुझे तुम्हारी भूख लग रही है। कहते हुए वो मुझे किस करने लगा। जब अपने जीभ मेरे मुंह के अंदर डालकर काफी जुनूनी तरीके से चूम रहा था, कोई बाधा डालने आ गया। सर, आपका दूसरा अपॉइंटमेंट है अपने क्लाइंट्स के साथ। जब हमने देखा तो सिमी दरवाजे के पास खड़ी थी। जब देव के चेहरे पर भी झुंझलाहट थी। उनसे कहो कि लंच के बाद आए। देव ने उस लड़की से कहा। लेकिन सर, वो लॉबी में इंतजार कर रहे हैं। उसने आगे जारी रखा। यह लड़की कितनी बददिमाग है, थोड़ा प्राइवेसी देना भी नहीं जानती। मैं तुमसे साफ साफ कहा है उनसे कहो लंच टाइम के बाद आए। देव ने साफ साफ कहते हुए दरवाजे के पास गया। वह अभी नहीं होगा। लेकिन सर, उस लड़की ने फिर से कहा, यहाँ से बाहर निकलो। कहते हुए देव गुस्से से दरवाजा बंद करके इस बार लॉक कर दिया। दोस्तों, देव और नेहा बंद कमरे में क्या करने वाले हैं और नेहा को ये कैसे सपने आ रहे हैं, जानने के लिए इस कहानी में मेरे साथ बने रहें और इसके पिछले एपिसोड्स मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। थैंक यू।